जो क्लास है अभी व्हाइट बोर्ड पे दूं या जो जैसे सुबह दी थी वैसे दूं? कहाँ तक किया था हमने कल? ओके। तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ये स्टडी किया था थोड़ा सा कि होती क्या है, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? हाँ, फ्रॉम इट्स एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से जब जब हम एक एटम बनाते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपने स्पीकर ऑफ कर दो मनप्रीत। ओके, अब देखो हमारे पास एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड पी ब्लॉक है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लाई करती है एस ब्लॉक से डी एंड डी से पी। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि जो डी ऑर्बिटल है, मतलब जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक हैज आयोनाइजेशन एनर्जी मोर देन एस एंड लेस देन पी। लिख लो इसको साथ में कि जो मोर देन एस किस एस से ज्यादा है डी की आयोनाइजेशन एनर्जी और पी से कम होती है। ठीक है, जनरली हमें पता है कि जब हम एस से डी ब्लॉक की तरफ जाते हैं जो साइज है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, साइज डिक्रीजेस। एंड जब हम डी से पी की तरफ जाते हैं सेम ये यही चीज सेम होती है कि साइज है वो डिक्रीज करता है एंड दोनों केसेस में आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि जितना एटम है वो मतलब हम बोलेंगे उसका साइज है वो कम हो जाएगा तो उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी तो उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें आता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है डी ऑर्बिटल की वो लेस है, या आप बोल सकते हो कि हाँ जी वो लाई करती है बिटवीन एस एंड पी। ठीक है, या फिर वो लेस है, क्यों? ये नोट हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज, या फिर डी ब्लॉक इज लेस। ठीक है, ये क्यों है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जो आउट शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई बाहर वाला एटम है वो, जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा है, ठीक है, तो ये इसने इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ये इसकी शील्डिंग है, मतलब कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली रिमूव नहीं होता लास्ट शेल में से, राइट। तो यहाँ पे आप बताओगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दैट हैज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, outermost electrons are not shielded, शील्ड मतलब कवर बचा के रखते हैं, जैसे हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्डेड नहीं होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन बाइंड न्यूक्लियर चार्ज
मैं बोल भी रही हूँ साथ में, अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाइंड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को विद ग्रेटर फोर्स। बहुत ज्यादा अच्छी ग्रेटर फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन बाइंड न्यूक्लियर चार्ज with greater force, then electron will not removed easily. Electron will not removed easily. Okay. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अच्छा आप लोगों को मैंने पता है आप लोगों को हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब कि देखो जब हमारे पास ये एटम है, ठीक है, इसमें से जब हमने फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, मैग्नीशियम में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। जब उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो उसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर +1 में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अब देखो क्या है, क्रोमियम एंड कॉपर है, इन दोनों की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई वैल्यू है, मतलब इस पे क्वेश्चन आता है, जो इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होती है, वो क्यों होती है, ठीक है। क्वेश्चन इज chromium and copper have high value of second ionization enthalpy, ठीक है। क्रोमियम एंड कॉपर की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होती है। देखो कैसे है, अब देखो क्रोमियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 3d5 4s1, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्रोमियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, क्रोमियम पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, इट्स 3d5, राइट, ठीक है। अब आपने 3d5 में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आपने फिर से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जब आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे देखो 3d5 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से D5 हमें पता है कि D5 एंड D10 आर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर एनर्जी की जरूरत है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा चाहिए, राइट, ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है। चलो पॉसिबल हो भी सकती है पर जनरली बहुत ज्यादा हाई चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि जो क्रोमियम एंड कॉपर की पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो इजी है, ठीक है। कॉपर में क्या होते हैं, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट्स 3d10 4s1, कॉपर में से भी आप एस ब्लॉक में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कॉपर पॉजिटिव बना दोगे, ठीक है। पर जब आप 3d10 मतलब कि इसमें से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप अपने ऊपर ही बात करो ना, किसी के पास मतलब कि 10 मतलब या फिर 10 टाइम्स की फोर्स है, उसमें से आपको एक को रिमूव करना है तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो 3d10 क्या है, यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सो दैट इज व्हाई chromium and copper have a high value of second ionization enthalpy. क्लियर, क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, किसी को डाउट, तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे,
थ्योरेटिकली ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है। पहले आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके दिखाओगे, ठीक है, क्रोमियम पॉजिटिव बना के, फिर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे तो नीचे बाद में लिख दोगे कि इट नीड्स अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो हाई एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप कॉपर की तरफ आओगे तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन तो इजिली रिमूव हो जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको। हाँ जी, क्या बोल रहे हो मनरोज? नोट्स में करवा तो रही हूँ आपको साथ साथ में, यही तो नोट्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो समझा रही हूँ यही कुछ तो है, कैसे चाहिए अब आपको नोट्स? मैं एक दूसरे से शेयर करने के लिए भी बोला है ना, अगर आप अच्छे से नोट नहीं कर पा रहे हो तो बाकियों को देख लो ना। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगी आपको, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो क्या होगा, वो थोड़े से मतलब थ्योरेटिकली ज्यादा लिखा हुआ होगा जिसमें आपको सारा कुछ रीड करना पड़ेगा फिर से। इसमें ये है कि जो जो आप अभी मैं बोल रही हूँ आप उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लो साथ साथ में, क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्योंकि जिस तरीके से पेपर में आना है मैं आपको उसी तरीके से करवा रही हूँ, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है जिंक की वो लो होती है, वाई? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कंबाइन करके कि क्रोमियम एंड कॉपर हैव द हाई वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वेयर एज जो जिंक है उसकी लो है, राइट? क्वेश्चन लिख सकते हो जैसे मैं बोल रही हूँ कि द क्रोमियम एंड कॉपर हैव अ हाई वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वेयर एज zinc has a second ionization energy with a low value. Why so? ठीक है, देखो हर क्वेश्चन के ना जो यहाँ पे स्पेशली जो डी ब्लॉक चैप्टर है इनके आंसर्स आपको कॉन्फ़िगरेशन से ही मिलेंगे, ठीक है। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s2, ठीक है। तो अब आप ध्यान से, आई थिंक जिसको पिछला क्वेश्चन समझ आया होगा तो उसको ये अभी मेरे लिखने से ही समझ आ गया होगा। 3d10 4s2, 4s2 में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 3d10 4s1, राइट? अब 4s1 अकेला रह गया बेचारा, इसके इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा इजी है, ठीक है। तो ये 3d10 बन गया बाद में, ओके। यहाँ पे था जिंक, यहाँ पे था जिंक प्लस, यहाँ पे है जिंक 2 प्लस, ओके। अब आप बोल सकते हो कि हाँ जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है जो जिंक की वो हाई है, ठीक है। D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफिकल्ट है जबकि S में से निकालना बड़ा इजी था, तो इजीली रिमूव हो जाता है। तो आप इसका रीजन यही बोलोगे कि कॉन्फ़िगरेशन शो करके कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द S ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव कर रही हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ आयरन is less than third ionization energy of manganese, ठीक है। कि जो आयरन की थर्ड आयोनाइजेशन, हाँ जी Fe, ठीक है, Fe की जो एनर्जी है, आयरन की जो एनर्जी है वो लेस है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वेयर एज जो मैंगनीज है उसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो
हाई हो जाएगी, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे अब देखते हैं क्या चीज है यहाँ पे। क्या करें? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप? रिमूव करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले आप Fe के पास आ जाओ। आयरन की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन आपके पास? 3d6 4s2, ठीक है। मैंगनीज की है 3d5 4s2, ठीक है। दोनों की जी ये कॉन्फ़िगरेशन। अब करके देखो जी तुम। तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ कि अगर मैंने इसको Fe3 पॉजिटिव बनाना है तो दो इसमें से निकले, एक इसमें से निकला, ये 3d5 रह गया, है ना। मैंगनीज में से निकाल के देखो। मैंगनीज की जो, देखो अगर पहले देखो 2 पॉजिटिव बना के तो ये बन गई 3d5। अब मैंगनीज को 3 पॉजिटिव बनाना है, मतलब आपको इसमें से निकालोगे तो ये 3d4 बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, आयरन इज अ 3d5, Fe3 प्लस होके 3 ऑक्सीजन स्टेट के पास आके ये स्टेबल हुआ। ये 3 पे आने से पहले ही स्टेबल था, राइट। इसको 3 पॉजिटिव बनने के लिए जो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी वो हाई करनी पड़ेगी, और इसने जो एनर्जी लूज की है वो कम की है, क्योंकि ये 6 से 5 पे आया। समझ आई बात? ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये वाला क्या हो रहा है? इट इज गोइंग टू अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, वेयर एज ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। डिफरेंस समझ आया? बोलो सभी। मनरोज, शुभम, अर्श, महक, बताओ समझ आया सबको? क्या बताया? मैंने ये बोला कि ये जो Fe3 पॉजिटिव है ये अनस्टेबल से स्टेबल हुआ, वेयर एज ये स्टेबल से अनस्टेबल हुआ। मतलब ये 3d5 से 3d4 बना। पहले स्टेबल था फिर अनस्टेबल होगा 3 पॉजिटिव पे, जबकि आयरन है जो वो अनस्टेबल 6 से 5 बना। ओके, हो जाएगा ये आंसर। कुछ भी नहीं करना, कोई थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है। लाइन लगाओगे, दोनों का कंपैरिजन करोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर आप सिंपली बताओगे कि जो आयरन है दैट रिक्वायर लेस एनर्जी, मैंगनीज है रिक्वायर मोर एनर्जी। क्यों? बिकॉज आयरन गोइंग फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज मैंगनीज गोइंग फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पे, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके ऊपर है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एफ जैसे कि वही हमारी सीरीज ले लो, ठीक है, स्कैंडियम, विनेडियम, टाइटेनियम, सारी सीरीज में चलते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दैट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जैसे कि Fe2 पॉजिटिव आयरन है, Fe2 पॉजिटिव भी बनाता है, Fe3 पॉजिटिव भी बनाता है,
निकल 2 पॉजिटिव भी बनाता है, निकल 3 पॉजिटिव भी बनाता है। ठीक है, तो ऐसे क्यों है, मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्यों शो करते हैं? बताएगा कोई? देखो जो आयरन है ये हमारे पास आता है 3d ऑर्बिटल जैसे, है ना, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास 3d ऑर्बिटल में आते हैं। 3d ऑर्बिटल में आते हैं। ठीक है, देखो जनरली अगर मैं बात करूं s ब्लॉक में से जो 4s है और d ब्लॉक में से जो 3d ऑर्बिटल है, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग। दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, बॉन्डिंग में ये क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? अब देखो कोई भी अगर आपके पास ऑक्सीजन स्टेट है वो गिवन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन स्टेट है जो, जैसे मान लो ये Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या बताती है? ये बताती है कि जो आयरन है वो 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है, 2 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव बनाती है कि वो 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो बेसिकली कि ये इनकी स्टेबिलिटी होती है जो डिपेंड करती है बॉन्डिंग एलिमेंट पे। ठीक है, जनरली जो बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे हम मान लो कि Na है, Cl है, दोनों बॉन्ड बनाते हैं, जैसे एज एन एग्जांपल क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है हमेशा एक कोई भी मेटल है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाता होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाते हैं टू शो द स्टेबिलिटी, बनाने के लिए, स्टेबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी मतलब किसी भी एलिमेंट में, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। राइट, मतलब मान लो अब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड जो है वो एक बोल सकते हो कि एक इजिली ब्रेकेबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब जिसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 2 वाला 2 दे रहा है, 3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स वो ट्रिपल बॉन्डिंग में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीजन स्टेट होगी उतनी ज्यादा वो एलिमेंट है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। समझ आई? ठीक है, क्वेश्चन था कि वाई द, लिसन केयरफुली, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज जनरली दे अंडरगो द, जैसे F2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव निकल की ऐसे एग्जांपल्स देके आप बताओगे कि जितने वो इलेक्ट्रॉन्स हैं द एलिमेंट विल लूज वेदर number of electrons, for example 2 positive or 3 positive. So there will be the sorry, higher the oxidation state then higher is the bonding between the elements। ठीक है, और उतना ही ज्यादा हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, सो वी कैन से दैट ऑल दोज हैव द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ हायर कोवलेंट बॉन्ड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, समझ आया? लिख लोगे इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा एलिमेंट बताओ डी ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है। ठीक है, मतलब जनरली मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो क्रोमियम, पहले क्रोमियम आता है, क्रोमियम आता है, क्रोमियम शो करता है +3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैंगनीज है वो शो करता है +7। इसके बाद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है दैट इज ओस्नियम। ठीक है, +8। मुझे इसका ना सिंबल नहीं पता कि ओस्नियम का क्या है, ये आप प्रोडक्ट टेबल में देखना, नाम पता था इसका ओस्नियम, जो +8 ऑक्सीजन स्टेट है वो शो करता है।
ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट डी ब्लॉक में कितनी है, इट इज +8। ठीक है, हाँ जी, ओस नियम, राइट। उसके बाद एक ये क्वेश्चन हो गया, बाकी आपको पूछा जा सकता है गिवन करके कि हाँ जी बताओ +3 किसकी है, +6 किसकी है, +7 किसकी है, या फिर फॉर एग्जांपल मैंगनीज है दैट शोज हाउ मच ऑक्सीजन स्टेट, +5 +7 +8 +9 ऐसे देके आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो उसके बाद जो ऑक्सीजन स्टेट एलिमेंट शो करते हैं +2 या +3, जनरली याद रख लो, लिख लो उसको, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन सब की ही मतलब, या फिर आप बोलो कि जितनी जितनी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, if there is a increase in oxidation states, there is a increase in the formation of bonding or formation of a covalent compound, जो मैं आपको पहले भी अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके, हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था कि जैसे कि लेड था, Pb4 पॉजिटिव था या Pb2 पॉजिटिव है। ठीक है, सो हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास कि जो ऑक्सीजन स्टेट है, मतलब जिसका जैसे फॉर एग्जांपल लेस ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है, वो मोर स्टेबल होता है। याद है हमने इस पे क्वेश्चन भी किए थे, याद है किसी को कि पी ब्लॉक में के जो ऑक्सीजन स्टेट लो शो कर रहा है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में क्या है कि जो Fe3 पॉजिटिव में से और Fe2 पॉजिटिव में से जो स्टेबल है मोर, वो Fe3 पॉजिटिव है। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे कि Fe3 पॉजिटिव हैज अ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसका रीजन मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इन अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स if there is a higher in oxidation state, they are going to form a covalent compound। covalent compound ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे आयनिक कंपाउंड से। ठीक है, राइट, पी ब्लॉक से वाइस वर्से में आ जाना कि अब हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट द एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल। उसमें क्या था, लेसर द ऑक्सीडेशन स्टेट द एलिमेंट इज मोर स्टेबल। पी ब्लॉक में ये पढ़ा हमने। ठीक है, एनी डाउट? डन, आगे चले। क्लास ओवर होगी, दोबारा आ जाना, लिंक चेंज नहीं होता, लिंक चेंज नहीं होता हर बार क्लास का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो आ जाना, कोई बात नहीं, बाद में लगा लेना। हैं, 4 तो बज गए, क्या बोल रहे हो? वैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसका मिस होगा कुछ भी फिर वो देख लेना। विद इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं।
ठीक है, विद क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इनके साथ ये लाइन लिख लो कि इनके साथ हैं जो ये, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, क्वेश्चन बाद में बनाती हूँ इसका, पर सिंपली आप एक स्टार डाल के लिख लो कि विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आता है कि आपके पास MnF4 बनता है, मैंगनीज जो बनाता है, Mn2O7 बनता है, क्लोरीन के साथ ये होता है, ऑक्सीजन के साथ 7 है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे मैंगनीज की +4 है और यहाँ पे भी +4 है। ठीक है, वेयरएज अगर हम अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, राइट, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, देन इट मींस ये जो फ्लोरीन है इट इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ये। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा तो जनरली क्या है यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन स्टेट है वो मोर शो करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैंगनीज +4 इसके जितने ही शो कर रहा है, वेयर एज फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन लिखो, YMnF4 has less oxidation state though it should be shown, जबकि इसको शो करनी चाहिए ज्यादा, though it should be shown higher या more oxidation state as F is more electronegative element, as fluorine is more electronegative elements. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ वेयर एज Mn2O7 shows higher oxidation state, Mn2O7 shows higher oxidation state though oxygen is less electronegative than fluorine. Though oxygen is less electronegative than fluorine. ओके, यहाँ पे ना एक मिनट गलती हो गई है, +4 नहीं है +7 शो करता है। मैंगनीज +4 फ्लोरीन के साथ, इसके साथ +7। ठीक है, टेल मी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? महक, दो, मैंने क्या बोला है, किसने लिखा पूरा? दो ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, कि जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा लंबा है, आंसर बिल्कुल सिंपल है कि जो मैंगनीज Mn2O7 है इसमें जो ऑक्सीजन है दैट शोज द मल्टीपल बॉन्ड्स, बस इतना सा आंसर है। आंसर लिखो, Mn2O7
Mn2O7 forms multiple bonds with oxygen, though it has higher oxidation state. ठीक है, क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्लियर है, आंसर क्लियर है? ठीक है, सो बस जस्ट कीप इन माइंड ये भी कि हाँ जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। तो उसके ऊपर ही क्वेरी क्वेश्चन कर दिया कि अगर स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट भी तो हाई होती है, तो MnF4 की क्यों लो है, Mn2O7 की क्यों ज्यादा है? क्योंकि ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। आपने देखा ही होगा कि जो ऑक्सीजन है हमेशा डबल बॉन्ड में बनाता है, ठीक है, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड में होता है। ऑक्सीजन की 2 की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लोरीन को 1 की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, डबल बॉन्ड वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, सिंगल बॉन्ड वाला कम स्ट्रांग होगा। ओके, ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेडियम है ना जो, वो शो करता है, वेनेडियम शोज V2 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव एंड V5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, among them V2 positive is more stable। इनमें से जो V2 पॉजिटिव है वो मोर स्टेबल है देन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेनेडियम। ठीक है, वाई? वेनेडियम shows 2 positive, 3 positive, 5 positive oxidation state. Among them V2 positive सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? कहने को तो हम 5 भी स्टेबल बोल सकते हैं, पर 2 पॉजिटिव ही मोर स्टेबल क्यों है? क्वेश्चन क्लियर है? नाउ इसका आंसर है V2 positive is more stable due to crystal field splitting theory। ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसकी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगी, बट ये सारी थ्योरी आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आ जाएगी। ठीक है, उसको मैं बहुत डिटेल में पढ़नी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी। ये लाइन लिखने के बाद अभी जो मैं आपको पास ड्रॉ करूंगी आपने वो ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्लियर कर रही हूं मैं, ये सारा कर दूं? ओके, अब देखो डी